हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। इससे पहले जैसे कि हमने स्वर संधि और उसके प्रकार पढ़े हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि। तो गुण संधि में वृद्धि करने पर जो संधि बनती है उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे कि गुण संधि में दो विपरीत छोटे स्वर आपस में मिलकर एक बड़े स्वर का निर्माण करते हैं, वैसे ही इसमें दो बड़े विपरीत स्वर आपस में मिलकर किसी बड़े स्वर का निर्माण करते हैं। अर्थात जैसे कि आ प्लस ए मिलकर ए, आ प्लस ओ मिलकर औ का निर्माण करते हैं। गुण संधि में ए और ओ का निर्माण होता है, वैसे ही वृद्धि संधि में ए और औ का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए एक एक, सदैव। एक एक का संधि विच्छेद करने पर एक प्लस एक अर्थात एक शब्द के अंतिम स्वर में आ और दूसरे शब्द एक के का पहला शब्द ए आपस में मिलकर ए का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से महौज, महौज का अंतिम इसका संधि विच्छेद करने पर महा प्लस ओज। महा शब्द के अंत में स्वर आ और ओज शब्द के पहले ओ स्वर आपस में मिलकर औ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ए में वृद्धि होकर ए और ओ में वृद्धि होकर औ एक नए स्वर का निर्माण करती है, तो इसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसके बाद आता है यन संधि। यन संधि वे संधि होते हैं जिसमें दो स्वर आपस में मिलकर एक व्यंजन का निर्माण करते हैं। जैसे ई प्लस आ, ये आपस में मिलकर एक व्यंजन य का निर्माण करते हैं। जैसे कि यद्यपि, यद्यपि में यदि प्लस अपि, यहाँ पर यदि प्लस अपि, यदि पहला वर्ड है जिसका अंतिम स्वर ई और अपि दूसरा शब्द, इसका पहला अक्षर आ अर्थात ई प्लस आ आपस में मिलकर एक नया स्वर व्यंजन बनाते हैं य। इसी प्रकार से दो विपरीत स्वर आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, तो उसे यन संधि कहते हैं। यन संधि के कुछ उदाहरण हैं इत्यादि, प्रत्युपकार, न्यून, प्रत्येक, मनवंतर, स्वागत, अन्वित, अन्वेषण, पित्रान, मति आदि ऐसे शब्द हैं जिसमें दो विपरीत स्वर आपस में मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं। इन शब्दों का संधि विच्छेद करने पर इनका पहले शब्द का अंतिम स्वर या ई उ आ ये होता है और दूसरे शब्द का पहला स्वर आ ई उ आदि स्वर आपस में मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है आयादी संधि। आयादी संधि इसमें ए ओ और किसी भिन्न स्वर के साथ मिलकर नया स्वर बनाते हैं। अर्थात इसमें जो संधि वृद्धि संधि और गुण संधि, इन संधियों से जो नए स्वर बनते हैं ये स्वर आपस में किसी नए स्वर के साथ मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं। जैसे ए प्लस आ, ये आपस में मिलकर ए और ए प्लस आ ये आपस में मिलकर आए, यह नया स्वर बनाते हैं, इसे कहते हैं आयादी संधि। इसके बाद आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर जब आपस में मिल जाते हैं तो इसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि तीन प्रकार के होते हैं, सघोष व्यंजन संधि, अघोष व्यंजन संधि और मूर्धन्य व्यंजन संधि। सघोष व्यंजन संधि, सघोष व्यंजन संधि ऐसे संधि होते हैं जिसमें अघोष व्यंजन किसी घोष व्यंजन या स्वर के साथ मिलकर एक नया व्यंजन बनाती है, तो उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन, अघोष का यहाँ पे अर्थ होता है जैसे कि किसी शब्द में क ख ग घ किसी भी प्रकार के व्यंजन में नीचे हलंत लगा हुआ होता है तो उसे अघोष कहा जाता है। जिन व्यंजनों में हलंत का चिन्ह लगा हुआ होता है इसका अर्थ होता है वह व्यंजन आधा है। उदाहरण के लिए दिगंबर, दिगंबर में दिख प्लस अंबर। अगर हम दिगंबर का संधि विच्छेद करते हैं तो दिख प्लस अंबर, यहाँ पे क के नीचे हलंत होता है जो कि एक दिख में क वर्ण आपस में मिलता है आ से, ये दोनों स्वर जब आपस में मिलते हैं तो एक नया व्यंजन का निर्माण करते हैं। जैसे कि क और आ आपस में मिलकर एक नया व्यंजन ग बनाते हैं। जो नया व्यंजन बनता है यह वही सघोष व्यंजन कहलाता है और जिसके नीचे हलंत लगा हुआ होता है वह अघोष व्यंजन है।
इस प्रकार से सघोष व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें अघोष व्यंजन किसी घोष व्यंजन या स्वर के साथ मिलकर एक नया व्यंजन का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए सच्चिदानंद, दिगंबर आदि। अघोष व्यंजन संधि। अघोष व्यंजन संधि ऐसे संधि होते हैं जो सघोष व्यंजन के बाद आते हैं, अर्थात सघोष व्यंजन के बाद अघोष व्यंजन आए तो उसे सघोष भी या अघोष भी कहा जा सकता है। जैसे कि द, यहाँ पर द में हलंत लगा हुआ है जो कि एक प्रकार का अघोष व्यंजन है, और इसके साथ में एक नया व्यंजन का, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो द त में परिवर्तित हो जाता है और वह आधा त बन के तक हो जाता है। उदाहरण के लिए आपातकाल। इसके बाद हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग। विसर्ग की पहचान हम किसी भी शब्द के पीछे लगे हुए दो बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। जब किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं और उस शब्द के पहले शब्द में, उस शब्द के पहले शब्द के अंत में दो बिंदुएं लगी होती हैं तो इससे विसर्ग की पहचान की जा सकती है। ऐसे संधि विसर्ग संधि होते हैं। जैसे कि यशोगान, मनोहर, तपोवन। यशोगान में यदि हम संधि विच्छेद करें तो यश प्लस गान, अर्थात यशा प्लस गान। यशा, यहाँ पे यशा के पीछे में दो बिंदुएं लगी हुई हैं जो कि विसर्ग की पहचान कराती है। अर्थात विसर्ग को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है ये दो बिंदुएं। इसके बाद हम पढ़ते हैं समास। समास क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और इसे किस प्रकार से विच्छेद किया जा सकता है। समास ऐसे शब्द होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक शब्द आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द एक दूसरे से मिलकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहा जाता है। समास में किसी भी प्रकार के नए वाक्य या नए वर्ड का निर्माण होता है। समास में बनने वाला कोई नया शब्द जिसका एक नहीं अनेक अर्थ भी हो सकता है, ऐसे शब्दों को भी समास कहा जा सकता है। समास 6 प्रकार के होते हैं, जैसे अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास ऐसे समास होते हैं जिसका पहला पद अवयव होता है, वह अवयव भाव ही समास कहलाता है। उदाहरण के लिए यथाशक्ति, अर्थात इस शब्द में यथाशक्ति में यथा एक प्रकार का अवयव शब्द है और शक्ति, यहाँ पर वाक्य के रूप में शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, शक्ति के अनुसार। यहाँ पर यथा एक प्रकार का अवयव शब्द है जिसे बदला नहीं जा सकता तथा इस वाक्य में दूसरे शब्द का ही प्रयोग होता है। अवयवी भाव समास में पहला शब्द स्थिर रहता है, जैसे यथामति, यथाशक्ति, भरपेट, प्रतीक्षण, आमरण, प्रतिदिन। ये शब्द जैसी हैं वैसी ही रहती है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, इनको नहीं बदला जा सकता है। अवयवी भाव समास में पीछे का जो शब्द होता है इसका अर्थ एक नया अर्थ निकलता है। जैसे यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार, यहाँ पे यथा जो है वह इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर यथा ज्यों का त्यों रहेगा, इसे नहीं बदला जा सकता है। इसी प्रकार यथामति, यहाँ पे मति के अनुसार, अर्थात मति के अनुसार काम करने वाला। यथा स्थिर है, भर पेट, पेट भर कर, प्रतीक्षण, क्षण क्षण, आमरण मरण तक, प्रतिदिन दिन दिन।